Hello dear students, welcome to you all in Pavanwag Academy. Today again we are starting with the same chapter, that is cell structure and organization. देखिए अब तक हमने क्या किया है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया. उसमें से हमने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स को कंप्लीट किया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं. जैसे कि हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल की स्पेशलिटी क्या थी, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं था. उसके बाद हम आए यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ. अब यूकैरियोटिक सेल जो था उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है और स्पेशली मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है. अब देखिए हमने एक एक करके सारे ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया है. अब और ऑर्गेनेलीज बाकी है जिसे हम एक एक करके और स्टडी करेंगे. देखिए हमने इसके पहले वाले लेक्चर में लाइसोसोम्स देखा है. अब हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड्स. अब देखिए यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल्स भी आते हैं, एनिमल सेल्स भी आते हैं. तो अब जो भी ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो प्लांट्स के ऑर्गेनेलीज को भी हम पढ़ेंगे और एनिमल्स के ऑर्गेनेलीज को भी हम पढ़ेंगे. हमें पता है कि अब प्लास्टिड्स कहाँ पे होते हैं और प्लास्टिड्स जो है वो स्पेशली प्लांट सेल में आपको मिलेंगे, एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे, बट वो मिलेंगे कहाँ पे, प्लांट सेल में आपको मिलेंगे. अब देखिए ये जो प्लास्टिड्स है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. जैसे हमने लाइसोसोम में देखा कि वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था और इसके अंदर क्या था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था, डाइजेस्टिव एंजाइम था. अब जो प्लास्टिड्स है वो कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने राइबोसोम्स को देखा था, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था. वैसा ही प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और वो कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर. अब देखिए ये जो प्लास्टिड्स है वो अगेन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. किसके बेसिस पे, उनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, जो कलर पिगमेंट प्रेजेंट है उनके बेसिस पे उनके डिफरेंट प्लास्टिड्स के डिफरेंट पार्ट्स है. देखिए अब कौन से पार्ट्स है उसके, या फिर उसके टाइप्स है, नॉट पार्ट्स, उसके टाइप्स. उसका सबसे पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट. आपको ये पता होगा कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट है. अगर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट हमें दिखता है तो हम बोलते हैं कि ये प्लांट का सेल है. अब देखिए ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट है. ओके, और उस वजह से वो कौन से प्रोसेस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो हेल्प करेगा. कौन, क्लोरोफिल. और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में. अब सेकेंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट. कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट. अगेन इसके अंदर भी एक क्या है, पिगमेंट है, क्योंकि इसके टाइप से हमने कौन से बेसिस पे किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इट. अब यहाँ पे इसके पास कौन से पिगमेंट्स है, कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट है. अब वो कैरोटीन नाम का जो पिगमेंट है वो कौन सा कलर देगा, या तो ऑरेंज देगा या तो येलो देगा. ओके, ऑरेंज या येलो देगा, और कभी कभी वो रेड भी देगा. आपको पता है कैरोटीन जो है पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैरेट में आपको दिखेगा. इसलिए तो यहाँ पे हो सकता है कि आप इसका ट्रिक एक नाम याद रखो. उसके बाद देखिए थर्ड टाइप का प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इट. इनके पास कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसका थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट. अब देखिए ल्यूको मतलब हो सकता है कुछ एक वैक्यूटी है वहां पे, एक स्पेस है, या फिर हम ल्यूकोसाइट्स भी जैसे बोलते हैं, वैसे ये ल्यूकोप्लास्ट है. ये कैसे है, कलरलेस है. देखिए हमने डिवाइड तो इसको किया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, और पिगमेंट आपको पता है क्या देता है, कलर देता है. बट अब ल्यूकोप्लास्ट के पास कलर ही नहीं है, क्या है, वो कलरलेस है. और बट उसका काम क्या है, उसका फंक्शन है स्टोर करना. क्या क्या स्टोर कर सकता है वो, ऑयल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. इन सबको स्टोर करने का काम किसका है यहाँ पे, अब ल्यूकोप्लास्ट का. ये है थ्री टाइप्स के प्लास्टिड्स.
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह है स्ट्रक्चर प्लास्टिड्स का। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा, देखिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये वाला एक मेम्ब्रेन है और ये वाला एक मेम्ब्रेन है। ओके, इसका क्या किया है, इससे कट किया है और फिर उसके अंदर प्लास्टिड्स के अंदर क्या है वो हमें देखना है। देखिए इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये इंटरनल मेम्ब्रेन है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था एक्सटर्नल मेम्ब्रेन था और इंटरनल मेम्ब्रेन भी था, बट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरनल मेम्ब्रेन जो था वो कैसा था, फोल्डिंग्स के फॉर्म में था ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। बट यहाँ पे सरफेस एरिया तो इंक्रीज नहीं करना है, इसलिए इंटरनल मेम्ब्रेन कैसा है, सेम है एज एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो एरिया है उसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाला जो येलो कलर में आपको दिख रहा है वो क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और अब देखिए इसके पास क्या क्या है, इसके पास सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसलिए तो ये प्लांट सेल है। इस प्लास्टिड के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद इसके पास अपना खुद का डीएनए भी है। ओके, अपना खुद का डीएनए है, जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, वैसे ही प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए है, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए है। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और बीच में जैसे कि हमने बाकी के ऑर्गेनेलिज्म में देखा, बीच में क्या होता है, कुछ प्लाज्म टाइप का मटेरियल है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, वैसे ही इस प्लास्टिड के अंदर आपको क्या दिखेगा, स्ट्रोमा। ओके, अगेन ये स्ट्रोमा भी कैसा है, जेली लाइक सब्सटेंस है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर और क्या है, इनके पास और है राइबोसोम्स। देखिए इनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी है और अपना खुद का डीएनए भी है। अब देखिए और एक स्पेशल स्ट्रक्चर इसके पास है जिसे कहा जाता है ग्रैनम। और ये ग्रैनम का स्ट्रक्चर कैसा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे कि हम सॉसर्स को रखते हैं वैसे एक के ऊपर एक उसकी अरेंजमेंट है इस ग्रैनम की। और अगर उस ग्रैनम के अंदर क्या है वो हमें अगर देखना है तो उस ग्रैनम के अंदर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब क्या, एक वैक्यूटी, एक वैकेंट स्पेस। और उसे हम क्या बोलेंगे, इस ल्यूमेन को, जो ल्यूमेन किस वजह से फॉर्म हो रही है, बिकॉज ऑफ थैलाकॉइड, और इसके ऊपर की मेम्ब्रेन है उसे हम बोलेंगे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, ये स्ट्रक्चर था प्लास्टिड का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जो पिगमेंट्स देखी प्लास्टिड के अंदर, कौन से देखी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हमें देखना है क्लोरोप्लास्ट, ये टाइप्स है प्लास्टिड्स के। तो सबसे पहला जब क्लोरोप्लास्ट आता है उसके अंदर अगेन अगर हम देखेंगे तो उसके डिफरेंट साइज होते हैं, उसके डिफरेंट शेप होते हैं या डिफरेंट नंबर होते हैं। अगर शेप की बात करें तो देखिए ये हो सकते हैं इसके शेप्स, ओवल, स्फीयरिकल, डिस्कॉइडल, रिबन लाइक और लेंस शेप। हमने जब क्लैमिडोमोनास को पढ़ा था, जब हम फाइलम्स पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के कैसे डिफरेंट क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। रिबन शेप भी हमने देखा, स्पाइरोगायरा में हमने देखा था रिबन शेप का था क्लोरोप्लास्ट। वैसे ही यहाँ पे अब उसके जो शेप्स है वो भी अलग अलग है, किसके, क्लोरोप्लास्ट के। और ये किसका पार्ट है, प्लास्टिड का। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक्चुअल पाया कहाँ जाता है, प्लास्टिड के अंदर। बट प्लास्टिड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर। और ये स्पेशली कहां पे मिलेगा, स्पेशली ये मिलेगा इन द ग्रीन रीजन्स ऑफ द लीफ। ओके, जो लीव्स होते हैं उसमें जो भी ग्रीन रीजन है, क्योंकि क्लोरोफिल ना क्लोरोप्लास्ट, उसके वजह से उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है और उस वजह से ही उस लीव्स को कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है।
इसलिए लिव्स में जहां पे भी ग्रीन कलर है वहां पे आपको प्रेजेंट दिखेगा ये क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रोड्यूस करेगा क्लोरोफिल पिगमेंट को। गॉट इट? मतलब क्या है, लिव का जो एरिया है जहां पे हम बोल सकते हैं मेसोफिल, इस एरिया में आपको क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस। अब नेक्स्ट इसका कैरेक्टर क्या है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। देखिए हमेशा याद रखना, क्लोरोप्लास्ट इज इक्वल टू क्लोरोफिल पिगमेंट। जहां पे भी क्लोरोप्लास्ट आया उसके साथ क्लोरोफिल पिगमेंट आएगा ही आएगा। अब देखिए हमने जो देखा थैलेकॉइड, ओके, देखिए ये वाला, इसे क्या बोला जाता है, थैलेकॉइड। अब देखिए ये जो थैलेकॉइड है ये क्या है, दे आर प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन। सही है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ये प्लास्टिड है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्रैनम प्रेजेंट है बीच में, स्ट्रोमा के बीच में। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, ये वाला स्ट्रक्चर है प्लास्टिड का, ये है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सब तरफ स्ट्रोमा ही स्ट्रोमा है। ओके, और उसके अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पे थैलेकॉइड प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, जब ये एक के ऊपर एक है इसे हम बोलेंगे ग्रैनम। ओके, और एक को, बस एक को हम क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड। गॉट इट? अब देखिए आगे, अब कैविटी में, इनर मेम्ब्रेन की कैविटी में आपको क्या दिखेगा, थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कैसे अरेंज है, एक को मैंने थैलेकॉइड बोला है और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे हम सॉसर्स को रखते हैं वैसे अगर इस थैलेकॉइड को अरेंज किया एक के ऊपर एक, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। और वो कैसे अटैच्ड होते हैं या फिर अरेंज होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स। मैंने अभी आपको बोला एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक अगर वो अरेंज हुआ तो उस स्ट्रक्चर को या उस अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रैना, और नॉर्मली बोला जाए तो ग्रैनम। अब देखिए ये वाला जो ग्रैना है वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे को, एक ग्रैना दूसरे को। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला अगर हम देखें कि एक ग्रैना है दूसरे ग्रैना को कनेक्ट अगर है तो वो कैसे कनेक्ट है, grana are connected to each other by membranous tubule that is stroma। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था कि इसके अंदर बीच में क्या है, स्ट्रोमा, और वो स्ट्रोमा जो है वो हेल्प करेगा इस ग्रैना को एक दूसरे से कनेक्ट होने में। ओके, देखिए एक बार वापस मैं आपको बताती हूँ, हमने क्या देखा अब तक, प्लास्टिड देखा, ये पूरा क्या है, प्लास्टिड है। अगर इस बॉल को अगर हम खोलेंगे, या जेम्स की गोली जो है उसे अगर हम खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है और कट करने के बाद हमें दिखेगा कि इसके अंदर मेन क्या है, स्ट्रोमा है, और उस स्ट्रोमा के अंदर भी ये सारे स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले हमने देखा कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, प्लास्टिड का है, और वो प्लास्टिड कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये वाला है अंदर वाला स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला है आउटर मेम्ब्रेन। और उसके बाद हम वापस ये डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ओके, और ये कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये वाला है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये वाला है इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये वाला है इंटर
मेम्ब्रेन। देखिए सबसे पहले आउटर आता है, उसके बाद इंटर आता है और उसके बाद इनर आता है। ओके, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? सब जगह पे स्ट्रोमा प्रेजेंट है। यहाँ पे सब जगह पे क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा। और अब इस स्ट्रोमा के बीच में आपको क्या दिखेगा प्रेजेंट? सब जगह पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ग्रैनम प्रेजेंट है, या फिर ग्रैना हम बोल सकते हैं। ओके, देखिए ये पूरा जो है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ग्रैना। ओके, और उसमें से एक को हम क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड। और ये वाला जो एक थैलेकॉइड है, इस दूसरे थैलेकॉइड को अगर उसे अटैच होना है तो वो किससे होगा? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा। आ गई यहां तक आपको बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे इनसाइड स्ट्रोमा के अंदर ऑल द फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट। देखिए यहां पे अब हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है, और वो प्रेजेंट कहां पे है? लिव के जहां पे ग्रीन रीजन है वहां पे ये प्रेजेंट है। अब देखिए उसके अंदर जो स्ट्रोमा रीजन है, उस प्लास्टिड के अंदर जो स्ट्रोमा रीजन है वहां पे सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, और वो क्लोरोफिल क्या करता है? अंडरगोज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर वहां पे फोटोसिंथेसिस होना है तो क्या लगेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या होता है? सनलाइट। फोटोसिंथेसिस कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट उसके लिए सनलाइट भी चाहिए। क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट चाहिए, प्लस क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वेट अ मिनट, वाटर के साथ और क्या चाहिए? क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए। यहां पे देखिए क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर आपको दिखेगी क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट। और उसी के साथ यहां पे आपको प्लस और क्या लगेगा? यहां पे आपको लगेगा फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स लगेंगे? फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। देखिए अभी एटीपी को प्रोड्यूस करना है। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अगर उनको एटीपी को प्रोड्यूस करना है, अपने खुद के खाने को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उनको लगेंगे? तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है यहाँ पे? सनलाइट है, वाटर है, क्लोरोफिल पिगमेंट है और फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स है। इन सबको मिला के वो अपने खाने को बनाएंगे। इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इट? इससे ही क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। अब इसलिए जो भी फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ है? इनसाइड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहाँ पे है आपको पता है? स्ट्रोमा देखिए, स्ट्रोमा कहाँ पे है? ये सारी जगह पे, अंदर सब जगह पे क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है। और यहाँ पे उस स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे अगेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स के साथ ही डीएनए भी प्रेजेंट है, जो कि स्ट्रोमा के अंदर ही है। देखिए यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ डीएनए प्रेजेंट है। ओके, इसे हम नाम देंगे डीएनए। गॉट इट? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर। अब देखिए दूसरा पिगमेंट कौन सा है? पहला हमने देखा क्लोरोप्लास्ट,
और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट था। अब दूसरा टाइप कौन सा है प्लास्टिड्स का, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स क्या, क्रोम मीन्स क्या, कुछ कलर है, कुछ कलर पिगमेंट है। अब उस क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या है, कलर पिगमेंट्स है। कौन सी है, एक है कैरोटीन और दूसरी है ज़ैंथोफिल। कौन सी है, एक है कैरोटीन और दूसरी है ज़ैंथोफिल। देखिए इसे अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके सीईटी और नेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्या है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन पिगमेंट है और ज़ैंथोफिल पिगमेंट है। और वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं प्रोड्यूस कलर रेड, येलो एंड ऑरेंज। गॉट इट। अब देखिए इसके बाद थर्ड टाइप कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट। हमने देखा था ल्यूकोप्लास्ट मतलब कुछ वैक्यूटी है वहां पे, तो ल्यूकोप्लास्ट के पास अगर वैक्यूटी है, एक वैकेंट खाली जगह है, तो खाली जगह पे वो क्या काम करेगा, किसी ना किसी चीज का स्टोरेज करेगा। तो अब यहाँ पे ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, बट उसके पास पिगमेंट एब्सेंट है। बस ये किसका काम करता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसके पास अगर हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट है, तो ये स्टार्च को क्या करेगा, स्टोर करेगा। इलियोप्लास्ट है तो ऑयल्स को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट है तो प्रोटीन्स को वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। इस तरह से जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका होल सोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसी चीज को स्टोर करना है। प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स आपको पता है प्लास्टिड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कौन से टाइप्स हमने देखे, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद हमने देखा क्रोमोप्लास्ट और बाद में लास्ट में हमने देखा ल्यूकोप्लास्ट। अब इसका काम क्या था, दो काम हमने देखे, एक हमने देखा कि स्टोर करना कुछ चीजों को, और दूसरा हमने देखा कि उनके पास क्या है, पिगमेंट्स है, कलर पिगमेंट्स है, और उनके वजह से या तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेंगे या तो वो उस प्लांट को, फ्रूट को या फ्लावर को एक स्पेसिफिक कलर देंगे। देखिए जिसमें भी आपको क्रोमोप्लास्ट अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उसके फ्रूट्स को या फ्लावर्स को कौन सा कलर देगा, रेड, येलो या ऑरेंज कलर देगा। कौन से पिगमेंट्स, ज़ैंथोफिल या कैरोटीन पिगमेंट्स। व्हाट इट, तो ये था प्लास्टिड्स। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनेली हम देखते हैं। देखिए हमने न्यूक्लियस को कंप्लीट किया था। न्यूक्लियस में हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस में हमने देखा था कि न्यूक्लियस के पास क्या क्या होता है। एक तो सबसे पहले न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल में, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और उसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, जो डबल मेम्ब्रेन है, वो कैसे दिखती थी, वो जस्ट लाइक एस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाला, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको कैसे दिखेगा, ओके देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, किसका स्ट्रक्चर मैंने निकाला है, मैंने यहाँ पे निकाला है लिपिड्स का स्ट्रक्चर, जिसके पास पोलर और नॉन पोलर एंड्स होते हैं। तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों है लिपिड्स। ओके, और इसमें बीच बीच में आपको क्या दिखेगा, लिपिड्स के बीच में प्रोटीन्स जो है वो कैसे है, एम्बेडेड है। प्रोटीन्स कैसे है, इसके बीच में आपको दिखेगा कहीं पे वो एम्बेडेड है। हो गया ये बात आपको क्लियर। यहाँ पे ये है प्रोटीन्स। ऐसा ही स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है और सेम स्ट्रक्चर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी है। गॉट इट। और अब हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर
अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट था, यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और उसी के साथ हमने देखा था उसके पास एक रीजन होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, पर फिर भी उसके अंदर क्या है, आरएनए है। आरएनए भी क्या है, अगेन जेनेटिक मटेरियल ही है। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो वो जो आरएनए था वो कहां पे था, देखिए डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर ही है, आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर ही है, बट डीएनए जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर है, और आरएनए जो है वो एक ऐसे रीजन में प्रेजेंट है जिसे कि न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसके अंदर ज्यादातर बच्चों का क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, न्यूक्लियस अलग है और न्यूक्लियोलस अलग है। न्यूक्लियोलस जो है वो कैसा प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है वो, और वो सेंट्रल पोजीशन में नहीं रहेगा। वो कैसा है, इसेंट्रिकली लोकेटेड, मतलब सेंट्रल पोजीशन में ना होके सेंटर को छोड़ के कहीं पे भी वो प्रेजेंट हो सकता है, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। अब देखिए यहां पे न्यूक्लियोलस में क्या होगा, आरएनएस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनएस। हमने न्यूक्लियस पहले ही देख लिया है, न्यूक्लियोलस देख लिया है, बाद में हमें ये भी पता है, देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला, इसे क्या कहा गया है यहाँ पे, न्यूक्लियर पोर। अब वो न्यूक्लियर पोर किस लिए प्रेजेंट था, वो न्यूक्लियर पोर इसलिए प्रेजेंट है ताकि अंदर का मटेरियल बाहर जाए, न्यूक्लियस के अंदर मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में जाए, और साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में आए। जब भी कोई रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है सेल के अंदर, तब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इनके बीच में। और अब अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है तो उसके लिए कोई हाईवे चाहिए, तो वो हाईवे क्या है, ये वाली जो पोर्स है इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए वो है उनका हाईवे, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। या फिर इसको अगर आपको डीप में और देखना है तो वो कैसा है वो भी हमें समझ में आता है, जिसमें एक टर्म है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में हमें यह पता चलता है कि ये वाला जो न्यूक्लियर पोर है वो एक्चुअली कैसे बना हुआ है। ओके, यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि ये न्यूक्लियर पोर कैसे बना हुआ है। यहाँ पे हमें जैसे आपने बैलगाड़ी देखी होगी, उसके जैसे उसके व्हील्स होते हैं, उसी तरह न्यूक्लियर पोर का भी स्ट्रक्चर होता है। बीच में आपने देखा होगा, ये बीच वाला जो होता है वो ज्यादा बड़े वाले मॉलिक्यूल्स है, उसे अगर इस न्यूक्लियस के अंदर आना है तो वो यहाँ से आएगा, और बाकी के जो उससे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। ओके, ये भी न्यूक्लियर पोर ही है, और ये यहाँ पे आपको कितने दिखेंगे, 8 पोर्स दिखेंगे, और बीच में आपको दिखेगा और एक 9th नंबर का पोर। और इस तरह से ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और ये वाला जो पोर है वो दोनों साइड पे है, बाहर से भी दिखेगा, अंदर से भी दिखेगा। ये था न्यूक्लियर पोर। अब हम स्पेसिफिकली हमारे सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, कौन सा है, नेक्स्ट ऑर्गन हमने क्या देखा है, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन, क्रोमा मतलब अभी अभी मैंने बोला, क्रोमा का मतलब क्या है, कुछ कलर उसे मिला है, इसलिए क्रोमैटिन मटेरियल यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा प्रेजेंट है वो अब हमें देखना है। अब देखिए क्रोमैटिन मटेरियल मतलब वो कलर मटेरियल तो है, बट अब वो प्रेजेंट कहाँ होता है, अभी हमने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब ही क्या, कुछ जेनेटिक मटेरियल जो कि कुछ इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएगा। अब देखिए वो कौन सा है, सबसे पहले हमने लोकेशन तो उसका पता कर लिया कि वो कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और वो कौन से फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम या डीएनए। आपको पता है क्रोमोसोम्स का लोकेशन कहां पे है, क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, कितने ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 46 टोटल क्रोमोसोम्स है। उसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है और 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम।
तो ये वाले जो क्रोमोसोम्स है वो किससे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स, ओके, ये वाले हैं क्रोमोसोम्स। अब ये वाले क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? वो बने हैं किससे? डीएनए से। गॉट इट? और अब इस डीएनए के ऊपर क्या होता है? एक सेगमेंट है ऐसी जहां पे आपको क्या दिखेंगे? कुछ जीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? जीन्स प्रेजेंट है। ओके, देखिए क्रोमोसोम्स है, वो क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं। और ओनली डीएनए से ही नहीं, बट डीएनए के साथ डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। गॉट इट? इसके पास क्या क्या है? क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बने हैं। पहला वाला है डीएनए, दूसरा है हिस्टोन्स और थर्ड वाला है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इन सब की हेल्प से या इन सब से इनका कंटेंट, क्रोमोसोम का कंटेंट क्या है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब क्रोमोसोम्स डीएनए बने हैं, इन सारी चीजों से बने हैं। और अब उन डीएनए के ऊपर क्या होता है? एक सेगमेंट होता है जिसे कि हम जीन बोला करते हैं। और ये वाले जो जीन्स है दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हेरिडिटरी इन नेचर। यहां पे हेरिडिटरी इन नेचर। ओके, अब आपको बात पता चल गई। क्रोमैटिन मटेरियल कौन सा है उस न्यूक्लियस के अंदर? उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल है। क्रोमैटिन मटेरियल है। ओके, और ये वाला जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में है। क्रोमोसोम डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बने हैं। और वो अगेन वो क्या फॉर्म करते हैं? जीन्स को फॉर्म करते हैं। और यही जीन्स हेरिडिटरी इन नेचर होते हैं, जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होते हैं। और उनके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी उसी के साथ पास ऑन होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। हो गई ये बात आप लोगों को क्लियर कि ये कहां पे, और ये क्रोमोसोम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। अब देखिए यहां पे जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसमें हमने देखा कि डीएनए तो प्रेजेंट है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर देखिए ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब पूरा ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है वो सारा क्या है? ये सारा है क्रोमैटिन थ्रेड्स। इसे क्या कहा गया है? क्रोमैटिन थ्रेड्स। और ये वाले जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है वो किससे बने हैं? अगेन वो डीएनए से बने हैं। किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं। मतलब क्रोमैटिन मटेरियल में डीएनए है। क्रोमैटिन थ्रेड मतलब ही वो एक स्टेज पे जाके क्या फॉर्म करेगा? एक स्टेज पे वो जाएगा और क्रोमोसोम को फॉर्म करेगा। और आगे की साइकिल हमारी कैसी जाएगी? फिर से यही जाएगा। क्रोमोसोम किससे फॉर्म होते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड से। यहाँ पे अगर लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड से किसका फॉर्मेशन होगा? क्रोमोसोम्स का होगा। क्रोमोसोम्स अगेन किससे बने हैं? डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उससे जीन्स का फॉर्मेशन हुआ और वो हेरिडिटरी इन नेचर है। अब देखिए इसके अंदर का कंटेंट हमें पता चल गया, डीएनए है। अब वो बात करते हैं आरएनए कैसे है। अभी अभी हमने बात की आरएनए क्यों है?
इसका मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल में आरएनए क्यों आता है? देखिए क्रोमैटिन मटेरियल में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों आते हैं। डीएनए हमें पता चल गया न्यूक्लियस के अंदर है। अब आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है और वो एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट है। उस रीजन का नाम है न्यूक्लियोलस। व्हाट इट? बस इतना ही हमें यहाँ पे फोकस करना है। उसके बाद अभी हमने बात की इसके अंदर क्या है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है। ये भी आपको पता है कहाँ पे है, हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा है, उसके अंदर आपको पता चला ही है कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम है, ये वाले जो क्रोमोसोम्स है वो किससे बनते हैं? अगर बड़े से डीएनए को छोटे न्यूक्लियस में बिठाना है तो उसे क्या करना पड़ता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प लेके उसे उनके ऊपर रैप करके छोटा बना दिया जाता है और फिर उसका क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। मतलब ही अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले, दूसरी साइड से बोले तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? अगेन डीएनए, जिसको कि रैप किया गया है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर और उसको उस वजह से छोटा किया गया है। गॉट इट? इसका मतलब है क्रोमैटिन मटेरियल जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब और एक स्पेशल चीज इसके अंदर होती है क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर, वो है यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। अब देखिए कौन सा है यूक्रोमैटिन, कौन सा है हेटेरोक्रोमैटिन। देखिए यहाँ पे ये वाला है हेटेरोक्रोमैटिन। गॉट इट? दिखा आपको, ये वाला जो रीजन है वो है हेटेरोक्रोमैटिन और ये वाला जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो कैसा है? हाईली कंडेंस्ड रीजन। कैसा रीजन है? हाईली कंडेंस्ड रीजन। देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बाकी के जगह पे जो भी क्रोमैटिन का मटेरियल है, जो भी थ्रेड्स है वो कैसे है? पतले पतले है या फिर स्लिम है, बट यहाँ पे थोड़े से मोटे हो गए हैं। वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पे इस रीजन में जो भी क्रोमैटिन मटेरियल है वो ज्यादा कंडेंस हो गया है। देखिए अगर कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अगर हम छोटा करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। और अगर वहीं पे अगर उस स्प्रिंग को हम छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉट कंडेंस, नॉन कंडेंस रीजन। अगर उस स्प्रिंग को हम दबा देंगे तो वो कंडेंस रीजन है, उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमैटिन। और उसे अगर हम छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे तो वो है यूक्रोमैटिन। मतलब डिफरेंस क्या है यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में? आपको ये पता चलेगा, देखिए यहाँ पे यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, अगर आप देखोगे यहाँ पे समझो ये है एक रीजन, ओके, और यहाँ पे अगर इसे हम बोले, अगर इसे हम बोले तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन। और ये सारा रीजन है, ये है यूक्रोमैटिन। अब ये हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, ये रीजन क्या होती है? ये रीजन होती है कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कैसा है? एक ऐसा रीजन है जो कि कंडेंस है। देखिए अगर अब मैं आपको ये चीज दिखाऊं, देखिए ये वाला है एक वायर और अगर ये वायर एक दूसरे के एकदम पास में है, देखिए अगर ये वायर एक दूसरे के एकदम कैसा है? एकदम पास में आ गया है, ये ऐसे अगर ये एक दूसरे के एकदम पास में आ गया तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे ये रीजन कैसी है? कंडेंस है। और वहीं पे अगर मैं उसे ऐसे छोड़ दूं, फ्री कर दूं, तो आपको क्या दिखेगा? ये कंडेंस रीजन नहीं है, नॉन कंडेंस रीजन है। तो देखिए अब कंडेंस रीजन है हेटेरोक्रोमैटिन, जो कि टोटली कंडेंस है। तो वो कंडेंस या नॉन कंडेंस होने की वजह से उसमें होगा क्या? अब देखिए हेटेरोक्रोमैटिन अगर कंडेंस रीजन है तो वहां पे डीएनए जो है वो एक्टिव नहीं होगा या फिर वहां पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। बट वहीं पे अगर आप दूसरी जगह पे देखने जाओ तो यूक्रोमैटिन जो है वो कैसा है? नॉन कंडेंस रीजन है, इसलिए वो कैसे हो जाएगा? वो फ्री हो जाएगा।
जब रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है तो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के वो फ्री हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे वो दोनों स्ट्रैंड्स इजीली फ्री हो जाएंगे और यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा। बट हेटेरोक्रोमैटिन में रेप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही क्या हो गए हैं, यहाँ पे पहले ही इन लोगों ने खिचड़ी पका दी है, बहुत पास पास में आ गए हैं ये लोग। बट यहाँ पे ये लोग कहाँ कैसे है, दूर दूर है या फिर वो प्रॉपरली अरेंज्ड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये है डिफरेंस यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में। और अगर आप देखने जाओ एक्स और वाई क्रोमोसोम की अगर आप बात करोगे तो एक्स क्रोमोसोम पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे यू क्रोमैटिन कैसा होता है, ज्यादातर होता है, और एक्स क्रोमोसोम पे हेटेरोक्रोमैटिन कम होता है। वहीं पे अगर आप वाई क्रोमोसोम की बात करो तो वाई क्रोमोसोम पे यू क्रोमैटिन कम होगा और वाई क्रोमोसोम पे हेटेरोक्रोमैटिन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए एक्स क्रोमोसोम पे ज्यादा एक्टिव रीजन्स आपको नजर आएंगी और वाई क्रोमोसोम पे आपको क्या होगा, एक्टिव रीजन्स कम नजर आएंगी, कम दिखेंगी। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बारे में तो हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे और मटेरियल हमें क्या दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देख लिया, हमने न्यूक्लियोलस को देख लिया, हमने इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी देख लिया, न्यूक्लियर पोर को देखा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस को, मतलब देखिए यहाँ का 2 मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस है उसे कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हेटेरोक्रोमैटिन को देखा, उसके बाद क्रोमैटिन थ्रेड्स को देखा, उसके बाद कैरियोलिम्फ। अब कैरियोलिम्फ क्या है, जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म हम बोलते हैं या फिर इसे हम कैरियोलिम्फ भी बोल सकते हैं, जो कि एक कलर्ड मटेरियल होता है जो प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस के अंदर। गॉट इट? अब सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। तो अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस लिए प्रेजेंट है? वहां पे प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ करता ही होगा। तो अब ये करता क्या है, इसका मेन काम क्या है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या करेगा ये? हेरिडेटरी है, मतलब एक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से एक इंफॉर्मेशन को वो नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएगा, और जब वो इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएगा उस दौरान वो वेरिएशंस भी प्रोड्यूस करने वाला है। मतलब इसका काम क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल का मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों भी क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है। और वो जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होते हैं तब वो वेरिएशंस भी क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए इसका फंक्शन हेरिडिटी भी है और वेरिएशन भी है। अब देखिए अगेन उसके और फंक्शंस क्या थे कि वहां पे मेन फंक्शन तो हमने देख लिया कि हेरिडिटी और वेरिएशन है, और अगर कुछ फंक्शंस हम देखना चाहे तो वहां पे हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो भी रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये प्रोसेसेस भी यहाँ पे कुछ तौर पे हो सकते हैं, या फिर वहां पे कुछ एंजाइम्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, या फिर प्रोडक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का प्रोडक्शन भी आपको कहाँ पे दिखेगा, वो भी आपको दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर, मतलब ही न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनएस भी प्रोड्यूस होने वाले हैं। ये बात हमने किसके बारे में की, हमने ये बात की क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे सीलिया। सीलिया जो स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो कैसा है, वो अब हम लोग देखेंगे। देखिए जनरली अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया कैसा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और फ्लैजिला कैसा है, थोड़ा सा जैसे हम बोलते हैं ना, सीलिया कैसा है, हेयर लाइक या धागे के जैसा है, और जो फ्लैजिला है वो कैसा है, रोप लाइक। रोप जिसे हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मोटा होता है रोप, तो वैसा है ये रोप लाइक स्ट्रक्चर और हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो आज तो हम क्या पढ़ेंगे, सीलिया। फ्लैजिला हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले हम क्या ले रहे हैं, सीलिया। तो सीलिया जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बट सेल के आउटर मेम्ब्रेन पे वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ आउटग्रोथ। अब सीलिया का काम क्या होगा, सीलिया का होल सोल फंक्शन होता है लोकोमोशन।
वो हेल्प करता है एक सेल को या फिर किसी ऑर्गन को लोकोमोशन करने में, या फिर अगर सीलियास प्रेजेंट हो उस वजह से दूसरा कोई सेल है वो उनके हेल्प से इजीली लोकोमोट कर जाता है आगे की तरफ। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पैरामीशियम जो है वो भी अगेन क्या है, एक सेल ही है। उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं और वो जो सीलियास है उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन के साथ ही वो उसे फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। इस तरह से सीलिया फंक्शन करता है पैरामीशियम के बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ये सीलिया जो है वो प्रेजेंट एक्चुअली कहाँ पे होता है, वो प्रेजेंट होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। और आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। अब देखिए वो नॉर्मली किस में प्रेजेंट होता है, सीलिएट्स। और सीलिएट्स का ही एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया अभी, पैरामीशियम दिया। और वो प्रेजेंट होता है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में या बॉडी के ऊपर। और वो एक्चुअल इसकी लोकेशन कहाँ पे है, प्रेजेंट तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है बट प्रेजेंट होने के बाद भी उनका लोकेशन कहाँ पे है, सीलियास का वो लोकेशन है ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। कुछ ऑर्गेनेलीज है, एक तो देखिए यहाँ पे अगर सेल है इस सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होगा, ओके। और दूसरा क्या मैंने बोला कि फर्स्ट वाला तो ये है और सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है वो किसी ऑर्गेनेली या फिर किसी ऑर्गन के ऊपर वो प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ सीलिया। वो सीलिया किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, किसी ऑर्गन के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। अब देखिए अगर हम बोलेंगे एक सिंगल सीलिया को तो उसको सीलियम बोलेंगे। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया या आर्चिया इन दोनों में आपको सीलिया नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब देखिए सीलिया का शेप कैसे होता है, सीलिया का मैंने आपको शेप बोला कैसा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या थ्रेड लाइक है। कैसा है, वो स्लेंडर होता है, एकदम स्लिम, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, स्लेंडर। और वो कैसा है, थ्रेड के जैसा, जैसे धागा होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है सीलिया का। और वो क्या है, प्रोजेक्शंस है, कहां से आया है, उस सेल के अंदर से। समझो ये एक सेल है और उससे बाहर निकल के आता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं सीलिया। और अब ये वाला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल सरफेस, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल। मतलब ये अगर हम बोलेंगे ये है सेल का सरफेस और वहां से निकल के वो सीलिया आता है। इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसा कि ये है सेल सरफेस और उससे निकल के आएगा ये सीलिया। गॉट इट। अब देखिए अगर हम प्रोटोजोन्स में देखें तो उनके पास बहुत सारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं सीलिया को छोड़ के, बट फिर भी उनके पास सीलिया भी है जो कि स्पीड लोकोमोशन दिखाता है। अब देखिए अगेन ये जो सीलिया है वो भी कैसे है, दो टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, एक है मोटाइल सीलिया और दूसरा है नॉन मोटाइल जो कि लोकोमोशन को दिखाता है, दूसरा है जो कि लोकोमोशन को नहीं दिखाता, प्रेजेंट तो है बट लोकोमोशन नहीं दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक है मोटाइल और दूसरा है नॉन मोटाइल सीलिया। अब देखिए सीलिया जो होता है, जैसे अगर हम फ्लैजिला के बारे में बात करें तो एक या दो ही फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बट अगर सीलिया के बारे में बात करें तो सीलिया एक, दो, तीन, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब वेरिएबल अमाउंट ऑफ सीलियाज आर प्रेजेंट। बहुत सारे सीलियाज एक ही सेल के ऊपर या एक ही ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनेली के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि एक, दो, तीन ही सीलियाज प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमने फ्लैजिला के बारे में बोला कि फ्लैजिला एक या दो ही प्रेजेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो सीलिया होते हैं वो कैसे है, बहुत सारे सीलियाज एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल के ऊपर प्रेजेंट है या एक सेल के ऑर्गेनेली के ऊपर प्रेजेंट है। अब देखिए जो सीलियम है, सिंगल सीलिया को हम सीलियम बोलते हैं। जो सीलियम है उसका जो स्ट्रक्चर है
उसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सीलियम कोर, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलियम कोर, या फिर उसको हम बोलते हैं एक्सोनिम, जो कि दिखाता है 9+2 अरेंजमेंट। देखिए कैसी है 9+2 अरेंजमेंट, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 9+2 अरेंजमेंट। अब देखिए ये 2 कौन से है, ये 2 है, ये वाले दो, देखिए आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे गोल, पोलो वाली, जैसे पोलो वाली गोली होती है ना पोलो की, वैसे दिख रहे हैं ये 2 पोलो की गोलियां, 1 और 2, ये हो गए 2। और देखिए यहां से गिनेंगे अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हो गई आपकी ये 9+2 अरेंजमेंट, ये है 9 प्लस ये वाले 2, ऐसे हो गई है अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको लगेगा अरे हम तो यहाँ पे सीलिया देख रहे थे, अगर हम देखें कि यहाँ पे पैरामीशियम है, देखिए यहाँ पे मैं पैरामीशियम को निकालती हूँ, अगर यहाँ पे हम देखें कि ये वाला है पैरामीशियम और इसके बॉडी के ऊपर आपको दिखेगा कि बहुत सारे सीलियाज है यहाँ पे, हमने यहाँ पे अगर गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सीलियाज प्रेजेंट होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर। ओके, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, सीलिया का, क्या है, सीलिया। अब अगर इस एक सीलिया को समझो, ये पेन है एक सीलिया, ये है एक सीलिया, इस एक सीलिया को अगर आप ऐसे कट करोगे, ओके, इस एक सीलिया को अगर आप ऐसे कट करोगे और उसको अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको कैसे किया है, ऐसे कट करके यहाँ पे रखा है, और कट करने के बाद आपको दिखेगा कि ये वाला जो सीलिया है, अगर पेन को हम सीलिया समझे तो इस सीलिया का स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ये 9+2 अरेंजमेंट आपको दिखेगी। कैसे दिखेगी, 9+2 अरेंजमेंट आपको दिखेगी। और अब ये वाली जो 9+2 अरेंजमेंट है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स है वो हम देखेंगे, पहले कैरेक्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट है जिसे कि हम क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इस 9+2 अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सोनिम। अब देखिए यहाँ पे दे आर हैविंग सेंट्रल पेयर ऑफ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड बाय 9 पेयर्स ऑफ डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखिए ये जो गोल गोल हमने पोलो की तरह एक स्ट्रक्चर देखा, पोलो की गोलियों की तरह, वो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, और ये वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उससे बनेगा 9+2 अरेंजमेंट। आ गई ये बात आपको समझ में। अब देखिए ये 9+2 अरेंजमेंट अगर आपको देखनी है तो वो किसमें दिखेगी आपको, मोटाइल वाले सीलिया में। देखिए यहाँ पे अभी अभी हमने देखा है कि मोटाइल सीलिया कैसे अरेंजमेंट दिखाता है, 9+2 अरेंजमेंट, बट नॉन मोटाइल सीलिया हमेशा 9+0 अरेंजमेंट दिखाता है। कैसे दिखाता है, 9+0 अरेंजमेंट नॉन मोटाइल सीलिया दिखाएगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है, अगर ये 9+0 अरेंजमेंट दिखाएगा तो क्या होगा, सेंट्रली लोकेटेड। जो 2 था, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, वो कैसे थे, सेंट्रली लोकेटेड थे। अगर वही एब्सेंट है तो यहां पे क्या होगा, सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अगर एब्सेंट है तो उस वजह से वो मोबाइल नहीं होगा या फिर वो लोकोमोट नहीं कर पाएगा। गॉट इट। और ये यहां पे बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, उस वजह से वो मोटाइल हो जाएगा या फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। बट जो नॉन मोटाइल सीलिया होते हैं उनमें सेंट्रल जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एब्सेंट होते हैं, और उस वजह से क्या होता है, आपको वहां पे मोबिलिटी नहीं दिखेगी, वो लोकोमोट करता हुआ नहीं दिखेगा आपको। किस वजह से, क्योंकि यहां पे 9+0 अरेंजमेंट है। अब देखिए यहां पे जो सीलियाज है, अगेन
देखिए अब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर यहां पे देखा तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, हम डायरेक्ट बीच में से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ओके, वो भी ज्वाइन है। वो अगेन किससे ज्वाइन है, वो अगेन ज्वाइन है नेक्सिन से। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो किससे ज्वाइन है, नेक्सिन से ज्वाइन है। उसके बाद जहां पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उसके आजू बाजू का एरिया कौन सा है, वो है शीथ, इनर शीथ। अब देखिए जो सेंट्रली लोकेटेड क्या है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उसको भी अगेन कवर किया गया है एक शीट से, ताकि उसका फ्रिक्शन ना हो जाए। और अगर फ्रिक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये माइक्रोट्यूब्यूल। बट उसे डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा तभी तो वो लोकोमोट करेगा। तो डिस्ट्रॉय ना होना चाहिए, या फिर डिस्ट्रॉय होने से उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे क्या है, एक शीट से उसे कवर किया गया है, जिसे कि कहा जाता है इनर शीट। हो गया ये बीच का। अब हम बढ़ते हैं साइड के 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ। देखिए यहां पे आपको क्या दिखेगा, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है यहाँ पे। कितने हैं, एक को कहा जाता है ए ट्यूब्यूल और दूसरे को कहा जाता है बी ट्यूब्यूल। एक है ए ट्यूब्यूल और दूसरा है बी ट्यूब्यूल, बट दोनों भी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। और इन दोनों को अगर मिला के हम बोलेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखिए ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है अगेन ये भी एक दूसरे को ज्वाइन है। अगर वो ज्वाइन ना होते तो वो लोकोमोशन में हेल्प ही नहीं करते। ओके, वो ज्वाइन है अब एक दूसरे को, कौन से स्ट्रक्चर से, नेक्सिन से। देखिए बीच में आपको दिख रहा है एक पर्पल कलर की लाइन, वो है नेक्सिन का स्ट्रक्चर। क्या है वो, नेक्सिन का, जो कि डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल को ज्वाइन करता है एक दूसरे से। अब देखिए अगेन वो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल से भी कुछ निकल के आ रहा है। जो ए ट्यूब्यूल है उससे कुछ निकल के आ रहा है, उसे क्या कहा जाता है, डाइनिन आर्म्स। अब ये डाइनिन आर्म्स भी किसमें हेल्प करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेंगी। और ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि जब भी ये लोकोमोशन करे तो लोकोमोशन के वक्त इन्हें एनर्जी लगेगी और उस एनर्जी का प्रोडक्शन यहां से होगा, डाइनिन आर्म से। अब उसके बाद आपको और एक चीज नजर आ रही है ग्रीन कलर में, जो कि आउटर माइक्रोट्यूब्यूल से, आउटर, देखिए इसका लोकेशन हम कैसा बोलेंगे, आउटर। जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो आउटर रीजन में, आउटर पेरिफेरल रीजन में वो अरेंज्ड है। और इनर रीजन में कौन सा है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड है। तो यहां पे जो आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स है वहां से हर एक डबलेट से और वहां पे ए ट्यूब्यूल से, देखिए यहां पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ए से ही निकल के आ रहा है। देखिए यहां पे आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि बी से निकल के आ रहा है कुछ, बट यहां पे ए जो है, ए माइक्रोट्यूब्यूल या ए ट्यूब्यूल से निकल के आ रहा है कुछ स्ट्रक्चर। देखिए ऐसा वाला स्ट्रक्चर है ये, और ये कहां तक जा रहा है, सेंट्रली लोकेटेड 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ। इसे कहा जाएगा स्पोक्स। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है रेडियल स्पोक्स। जैसे कि हमारे साइकिल के किसको होते हैं, साइकिल हम लोग जो चलाते हैं उसके चक्के को जो होते हैं उसको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक्स होते हैं। तो ये स्पोक्स अगेन किस लिए प्रेजेंट है, ताकि वो किसके साथ रिलेशन रख सके या कोरिलेट कर सके, इस इनर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। और जब इनके पास ये सारी अरेंजमेंट होती है, इनके पास और एक फैसिलिटी है कि वो एटीपी को भी प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, एक कोर कहा जाता है, या फिर उसे कहा जाता है एक्सोनिम। गॉट इट, ये था सीलिया का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में
हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ओके, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने बस ये देखा कि क्रोमैटिन मटेरियल क्या है। सबसे पहले हमने देखा प्लास्टिड्स क्या है। ओके, हमने प्लास्टिड्स देखा क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि जो सीलिया है वो क्या है, या फिर उसका फंक्शन क्या है, या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है। गॉट इट? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? फ्लैजिला का फंक्शन और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय।